नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड MGPE007 गांधी के बाद अहिंसात्मक आंदोलन की बुक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जहां इस किताब में टोटल 16 चैप्टर होंगे और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा गांधीवाद के बाद का परिदृश्य। आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर ज़रूर समझ में आएगा और अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर अपनी राय दीजिए। चैप्टर की बात की जाए तो चैप्टर में ये बताया जाएगा कि आज़ादी के बाद भारत में किस प्रकार से राजनीतिक संरचनाओं का निर्माण हुआ, किस प्रकार से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते वक्त हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ भारत में किस प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये 3 चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ाई जाएगी। सबसे पहले चैप्टर की प्रस्तावना है, जहाँ प्रस्तावना में हमें यह बताया गया है कि गांधी जी किस प्रकार से एक आदर्श भारत के बारे में अपनी सोच रखते थे। तो देखिए, जब हम गांधी जी की बात करते हैं, विकास का गांधीवादी मॉडल देखते हैं, तो गांधी जी विकास के राह पर चलने के लिए ये कहते थे कि भारत एक ग्रामीण जनसंख्या वाला देश है। भारत के दिल में गांव बसते हैं। ऐसे में प्रत्येक गांव का अगर विकास कर दिया जाए तो अपने आप ही देश का विकास हो जाएगा। क्योंकि अगर ग्रामीण जनसंख्या शहरों में पलायन कर रही है तो क्यों कर रही है? क्योंकि विकास के अवसर उसको वहाँ पर नहीं हैं। तो गांधी जी ये चाहते हैं कि प्रत्येक गांव में कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, ऐसे उद्योग जो हस्तचलित हो यानी कि मशीनों पर आधारित ना हो, ऐसे छोटे छोटे उद्योग की स्थापना की जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के पास ही रोजगार मिले। परिणामता यह होगा कि जब प्रत्येक गांव विकास कर जाएगा, देश की एक एक यूनिट विकास कर जाएगी, तो देश अपने आप ही विकास कर जाएगा। ऐसे में देश आत्मनिर्भर बनेगा, ऐसे में देश लोकतांत्रिक बनेगा सही मायनों में। एक ऐसा देश चाहते थे गांधी जी जहां लोगों की आवश्यकताएं कम से कम हों, क्योंकि जिस देश में लोगों की आवश्यकताएं कम से कम होगी वही देश अपने आप में आत्मनिर्भर होगा। जिस देश की आवश्यकताएं अधिक होगी वो देश उतना ही ज़्यादा दूसरे देशों पर डिपेंड होगा। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो गांधी जी के इन आदर्शों की अनदेखी की गई, क्योंकि देश की बागडोर आई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी की बात की जाए तो नेहरू जो थे उनकी सोच गांधीवादी मॉडल से अलग थी। वो एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जो बहुत तेज गति से विकास करे, और तेज गति से विकास करने के लिए जरूरत थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रास्ते पर चलोगे तो आप बड़े बड़े उद्योगों के विकास की बात करोगे। जहां एक और गांधी जी छोटे उद्योगों की बात कर रहे हैं, ग्रामीण आधारित उद्योगों की बात कर रहे हैं, कुटीर उद्योगों की बात कर रहे हैं, वहीं नेहरू मशीन आधारित उद्योगों की बात करेंगे। लेकिन नेहरू के लिए भी ये रास्ता कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि जब देश आज़ाद होता है तो देश के सामने 3 बड़ी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हुई हैं, जिनमें से पहली समस्या है एकता के सूत्र में बांधना। क्योंकि भारत एक विविध संस्कृतियों वाला देश था, विभिन्न निर्जातियों वाले समूह वाला देश है। ऐसे में देश के अंदर कैसे एकता स्थापित की जाए? आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज हमारे सामने यही समस्या बनी हुई है कि देश की एकता कैसे स्थापित की जाए। तो सोचिए आप स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ये कितनी बड़ी समस्या होगी। क्यों? क्योंकि देश का विभाजन भी तो हुआ है। ऐसे में देश की एकता को कैसे स्थापित किया जाए? सामाजिक विभाजन को कैसे खत्म किया जाए? आर्थिक आधार पर जो देश बटा हुआ है, कुछ क्षेत्र तो आर्थिक आधार पर बहुत विकसित हो चुके हैं, जबकि कुछ क्षेत्र बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, उनका विकास कैसे किया जाए? तो सबसे पहली समस्या थी देश की एकता के सूत्र में बांधना, देश की अखंडता को बनाए रखना। और दूसरी समस्या थी ऐसा विकास करना जो सब पर बराबर असर डाले, यानी कि आर्थिक विकास से। क्यों? क्योंकि देश जब आजाद हुआ तो देश को गिफ्ट में क्या मिला, देश को उपहार में क्या मिला? एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, एक विभाजित देश, एक ऐसा देश जिसके जो खेत थे वो दलदल में भरे हुए थे। ऐसे में ऐसे देश के विकास कैसे किया जाए, उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए? देश में देखा जाए तो मृत्यु दर बढ़ी हुई थी, साक्षरता बिल्कुल थी नहीं, केवल 15% लोग पढ़े लिखे थे उस टाइम पे। अर्थव्यवस्था बिल्कुल पिछड़ी हुई थी, कृषि उत्पादकता निम्न स्तर पर थी, जिसकी वजह से देश में 2 ही प्रकार के लोग थे, या तो बहुत अमीर थे या बहुत ज्यादा गरीब थे। तो ऐसे में देश का विकास कैसे किया जाए? तो पहली चुनौती क्या थी? एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, देश की अखंडता को कैसे बनाया जाए। दूसरी समस्या यह थी देश का सामाजिक विकास कैसे किया जाए, आर्थिक विकास कैसे किया जाए, इतनी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए।
और तीसरी और सबसे बड़ी समस्या थी समाज में सुधार कैसे किया जाए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था और है आज भी जहाँ पर बहुत सारी सामाजिक क्या हैं गतिविधियाँ ऐसी हैं जो समाज को पिछाड़ रही हैं। ऐसे में लोगों की संस्कृति में कैसे परिवर्तन लाया जाए, कैसे भारत का निर्माण किया जाए, ये समस्या उस समय नेहरू जी के सामने थी। तो समाज का विकास करना है, समाज का पुनर्निर्माण करना है, एक नए पैटर्न पे देश को आगे चलाना है, ये देश की समस्याएं थी, ऐसा ये प्रस्तावना कह रही है। तो आई होप सो आप समझ चुके हैं कि जब भारत आज़ाद हो रहा है तो किस प्रकार से 3 बड़ी चुनौतियां सबसे ज़्यादा हैं। सबसे पहली चुनौती है कि देश को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, दूसरी चुनौती ये है कि देश का आर्थिक विकास कैसे किया जाए, और तीसरी चुनौती ये है कि देश का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम राजनीतिक संरचनाओं की बात करेंगे कि देश की एकता अखंडता के लिए किस प्रकार से हमने कानून निर्माण किया, किन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना करी जिससे देश का शासन चलाया जाए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश को अगर हमें चलाना है तो सबसे पहले हमें कायदे और कानूनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कायदे और कानूनों की जो किताब थी हमारी, उसे ही आज हम संविधान के नाम से जानते हैं। यानी कि कोई आपसे पूछे संविधान क्या है, तो संविधान नियमों और कानूनों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार हमारा देश चलाया जा रहा है। तो संविधान नियमों और कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जा रहा है। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं, और संविधान की जो पहली बैठक होती है वो शुरुआत होती है 9 दिसंबर 1946 से। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। तो अब भारत में राजनीतिक संरचनाओं के निर्माण की बात की जाएगी। देखिए, जब हम राजनीतिक संस्थाओं की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 संस्थाएं आती हैं, एक कार्यपालिका, एक विधायिका और न्यायपालिका। और ये सब किससे जुड़ी हुई हैं? संविधान से। संविधान ने ही इन सबको जोड़ रखा है। तो संविधान की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। संविधान को बनने में दिन कितने लगे? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ऐसे में भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि वो भारत के सभी लोगों को न्याय प्रदान करेगी, और न्याय के भी 3 स्वरूप होंगे: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसी प्रकार से संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि सरकार किस प्रकार से देश के निर्माण में अपनी सहायता देगी। सरकार को प्रेरणा देते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि वो कैसी नीतियां बनाए। इसके साथ साथ मौलिक अधिकारों की बात की गई कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकार मिलने ही चाहिए। वे अधिकार जो कि उसकी गरिमा के लिए जरूरी हैं, उसके सम्मान के जरूरी हैं। इसलिए भारत का संविधान मौलिक अधिकार देता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देता है। संविधान की प्रस्तावना न्याय की बात करती है, और साथ ही साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की राजनीतिक संरचनाओं को चलाने के लिए हमारा ऐसा संविधान तैयार किया जो समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदला भी जा सकता है, यानी कि उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। और आज लगभग 104 संशोधन हो चुके हैं जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके साथ साथ संविधान ने दोहरी सरकार की बात करी कि एक सरकार केंद्र स्तर पर होगी और एक सरकार राज्य स्तर पर होगी। केंद्र सरकार कौन कौन से कार्य करेगी इसका वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियां 3 भागों में बांटी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो शक्तियां लिखी गई हैं वो केंद्र सरकार के काम हैं, राज्य सूची में जो शक्तियां लिखी गई हैं वो राज्य सरकार के काम हैं, और समवर्ती पर दोनों सरकारें निर्णय लेंगी। तो ये सब चीजें हमारे संविधान द्वारा दी गई है हमें। इसके साथ साथ हमने फाइनेंशियल सिस्टम के लिए वित्त आयोग की स्थापना की है, और देश में पंचवर्षीय योजना चलाने के लिए योजना आयोग, और आज उसी योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ये सब हमारे संविधान में दिया गया है हमारी राजनीतिक संरचनाओं को चलाने के लिए। इसके साथ साथ देश की एकता को बढ़ाने के लिए हमारे देश में एक फेडरल सिस्टम की बात की गई है। हालांकि संविधान में फेडरेशन शब्द यूज़ नहीं हुआ है, संविधान में यूनियन शब्द यूज हुआ है। तो यहाँ पर वही बताया गया है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आगे जो चैप्टर में बताया गया है वो ये बताया गया है कि हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है। हमारे देश की जो सर्वोच्च संस्था है वो संसद है, जिससे देश का शासन चलाया जा रहा है। संसद की बात की जाए तो संसद में 2 सदन हैं,
एक लोकसभा है जो कि निचला सदन है और एक राज्यसभा है जो कि उच्च सदन है। राज्यसभा और लोकसभा मिलकर देश के लिए विधायी प्रक्रिया कर रही हैं, यानी कि कानून का निर्माण कर रही हैं। लगभग प्रत्येक मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर हैं, लेकिन कुछ मामलों में लोकसभा की शक्तियां ज़्यादा हैं तो कुछ मामलों में राज्यसभा। जैसे अखिल भारतीय अगर सेवाओं का निर्माण करना है तो राज्यसभा की शक्तियां ज़्यादा हैं, लेकिन अगर कोई वित्त विधेयक पास करना है, धन विधेयक पास करना है, तो इस मामले में लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियां हैं। इसके साथ साथ अगली विशेषता यह है भारत की संविधान की, भारत की राजनीतिक संरचना की, कि भारत में जो संविधान है ना वो कानून का शासन स्थापित कर रहा है। यानी कि संविधान ये निर्णय ले रहा है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, जनता की आकांक्षाएं कैसे पूरी की जाएंगी, राज्य और केंद्र सरकार कहां कहां पर कर लगा सकती हैं, ये सब जो शक्तियां हैं सरकार को संविधान द्वारा ही प्रदान की जा रही हैं। इसके साथ साथ भारत ने शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि लोकतंत्र को चुना है, यानी कि डेमोक्रेसी को चुना है। अब देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है प्रत्येक जन जन की भागीदारी हो, सत्ता में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी हो, तभी हम मानेंगे सही मायनों में लोकतंत्र है। कुछ परिभाषाएं ऐसी चलती हैं कि लोगों में से लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाई गई सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन जनता की जब जब भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होगी तब तक हम कहेंगे उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र है। तो ऐसे में हमने कहा कि हम लोग अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही हमने ये सब सोच रखा था कि हम ऐसे देश का निर्माण करेंगे आज़ादी के बाद जो लोकतांत्रिक देश हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को इतना तो अधिकार हो कम से कम कि वो अपना शासन चलाने वालों को चुन तो सके, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से जब हम भारत की राजनीतिक संरचनाओं की बात करेंगे तो सबसे पहले हम संविधान की बात करेंगे, फिर राज्य सूची, केंद्र सूची, संवर्धित सूची, शक्तियों के बंटवारे की बात करेंगे, फिर हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करेंगे, कानून के शासन की बात करेंगे और साथ साथ लोकतांत्रिक शासन की बात करेंगे। एक ऐसा शासन जहां पर असमानताओं के लिए कोई जगह ना हो। आगे चैप्टर में हमें यह बताया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान तक किस प्रकार से हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था रही है। तो देखिए आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव हुआ 1952 में और कांग्रेस सरकार का निर्माण हुआ। 1957 में सेकंड आम चुनाव हुआ, 1962 में थर्ड आम चुनाव हुआ और 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ। इसी प्रकार से 1971 में पांचवा आम चुनाव हुआ। इन पांचों आम चुनाव में एक चीज कॉमन थी कि पांचों आम चुनाव में कांग्रेस जीती। इसे हम कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। लेकिन 1971 के बाद चीजें बदलने लगी। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, लेकिन परिणाम क्या हुआ, बाहरी नीतियों की वजह से और आंतरिक नीतियों की वजह से देश में महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ने लगी। जब महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ने लगी तो 1974 में बहुत सारे आंदोलन हड़ताल हुए। जैसे कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसे हम जेपी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि बिहार में बढ़ती महंगाई के लिए, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर स्तर पर परिवर्तन के लिए जेपी नारायण जी ने लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने आंदोलन कर दिया। अब इधर गुजरात में भी आंदोलन कर दिया मोरारजी देसाई ने। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल हड़ताल हो गई लगभग 20 दिनों तक। तो ये सारी घटनाएं देश में जो हो रही थी, इसे मद्देनजर देखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। यानी कि 25 जून 1975 की मध्यरात्रि अर्थात 26 जून 1975 से आपातकाल लागू हो गया और देश में सारी राजनीतिक संरचनाएं ठप हो गई। यह आज़ादी से लेकर 1975 तक का हिसाब किताब था। लगभग 18 महीने हमारे यहाँ आपातकाल लगा और 1977 में फिर से चुनाव हुए और पहली बार कांग्रेस व्यवस्था ठप हुई और देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जनता पार्टी की सरकार कुछ कर नहीं पाई, जल्दी जल्दी उसमें प्रधानमंत्री बदल गए, पहले मोरारजी देसाई फिर चौधरी चरण सिंह। ऐसे में सरकार गिर गई और 1980 में जब दोबारा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी फिर से चुनाव जीत गई। लेकिन अब की बार दुर्भाग्य प्रबल था इंदिरा गांधी जी का। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने की वजह से दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई। परिणाम यह हुआ कि दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हो गए। आगे चलकर जो सरकार का निर्माण हुआ 1984 के बाद राजीव गांधी जी की सरकार बनी। लेकिन 1989 के बाद देश में राजनीतिक संकट आता रहा, लगातार सरकारें बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, बनती रहीं, बिगड़ती रहीं। गठबंधन की सरकारें बनी, लेकिन कोई भी सरकार अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में दो गठबंधन हमारे सामने आए, एक कांग्रेस विचारधारा का यूपीए और एक बीजेपी की विचारधारा का एनडीए।
ऐसे में बात ये आती है, प्रश्न ये उठता है कि जो अब तक की हमारी राजनीति चली है 1947 से लेकर अब तक, क्या ये गांधीवादी रही है? प्रश्न ये उठता है, क्या ये जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, इन्होंने जो मतदाता है उनके भाग्यों में परिवर्तन किया है? भारत की जो पार्टी प्रणाली है वास्तव में वो क्या चाहती है? ये सब प्रश्न आज भी उठ रहे हैं, क्योंकि हम आज भी समृद्धि नहीं कर पाए हैं, आज भी देश बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा है। तो ऐसे में क्या हमें उसी गांधीवादी तरीके की ओर नहीं मुड़ना चाहिए जो आदर्श गांधी ने हमें सिखाया था? ऐसा ये बुक हमें बताती है। आगे चैप्टर में अर्थव्यवस्था की बात की गई है। तो अगर क्वेश्चन आए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख कीजिए, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले आप बताओगे संविधान का निर्माण किया गया, देश की संस्थाओं को चलामान रखने के लिए किन किन रूल और रेगुलेशन का निर्माण किया गया, और फिर आप बताओगे 1947 से लेकर अब तक की राजनीति किन दशाओं से होकर गुजरी है। अब आगे चैप्टर में आर्थिक परिवर्तन की बात की जाएगी। तो देखिए, जब हम आर्थिक परिवर्तन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था के बारे में जान लें कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो आज़ादी के बाद जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था बिल्कुल पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। कृषि में विखंडित जोतें थीं, कृषि आधारित देश था लेकिन मानसून पर निर्भर थी कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए गए थे। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था का दबा के शोषण किया था। बड़े पैमाने पर कच्चा माल यहाँ से ले जाया जाता था और निर्मित सामान हमारे देश के बाजारों में महंगा करके बेचा जाता था। बड़े बड़े व्यापार पर केवल और केवल ब्रिटिश का ही कब्जा था। ऐसे में जब देश आज़ाद हुआ तो देश में संसाधनों की कमी थी, गरीबी हर जगह पांव पसार चुकी थी, देश में अकाल फैलते थे, बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की कमी रहती थी, कुपोषण का स्तर बहुत ज़्यादा था, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, चिकित्सा का स्तर बहुत ज़्यादा निम्न था, शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा निम्न था। तो ऐसे में जो ये पिछड़ी हुई विरासत में अर्थव्यवस्था हमें मिली है, इसका विकास इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता था ना। तो इसका विकास कैसे किया जाए? ऐसे में हमारे सामने विकास के दो मॉडल थे। एक था विकास का गांधीवादी मॉडल और एक था विकास का नेहरूवादी मॉडल। विकास का जो गांधीवादी मॉडल था उसके जो प्रेरित करने वाले थे वो थे श्रीमन नारायण अग्रवाल। यानी कि विकास का जो गांधीवादी मॉडल है वो किसने दिया? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। इन्होंने बताया कि महात्मा गांधी ये चाहते थे, जिसकी चर्चा हमने चैप्टर की शुरुआत में कर भी ली थी, कि जो मनुष्य है ना ये देसी संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि हर एक देश का विकास जब है जब वो स्वदेशी को बढ़ावा दे। गांधी ने अपने आंदोलन के दौरान भी चरखे को बढ़ावा दिया था, खादी को बढ़ावा दिया था, ताकि हमारा देश स्वदेशी को जाने, हमारा देश अपने ही उत्पादों में आत्मनिर्भर हो, हमारे देश के लोगों की आवश्यकताएं निम्न हो, हमारे देश के लोगों की मांगें निम्न हो। ऐसे हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। जब देश आत्मनिर्भर होगा तो देश की अर्थव्यवस्था खुद ही आगे बढ़ेगी, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, प्रत्येक गाँव विकास करेगा, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था फलेगी फूलेगी। तब हम मानेंगे सही मायनों में हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। गांधी जी ने उपभोक्तावाद की निंदा की। गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थक थे, छोटे छोटे उद्योग को लगाना चाहते थे। वो ये कहते थे मशीनें जरूरी हैं, लेकिन मशीनों के पीछे पागल होना जरूरी नहीं है। वो सत्ता का बंटवारा चाहते थे, सत्ता निम्न स्तर तक बटे, स्थानीय स्तर पर लोगों को न्याय मिले। गांधी जी ने जिस उपभोक्तावाद की निंदा की है, उन्होंने कहा है कि उपभोक्तावाद ने ना आज जो यूज एंड थ्रो की नीति है, इसने पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा दिया है। पश्चिमी सभ्यता आज हमारे हृदय में आ चुकी है। आज हमारे पहनावे, ओढ़ने, खाने पीने, हर एक चीज में तो वेस्टर्न कल्चर है, और गांधी जी स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। यानी कि विकास का गांधीवादी मॉडल ग्राम राज्य पर बल दे रहा है, स्वदेशी पर ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहा है, खादी और चरखे की बात कर रहा है, कुटीर उद्योग की बात कर रहा है, बड़ी बड़ी मशीनों के विरोध की बात कर रहा है। तो ये विकास का जो नेहरूवादी मॉडल है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। नेहरूवादी समाजवाद के आदर्शों पर चल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े उद्योग के विकास की बात कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं जो आने वाले समय पर भी गतिशील रहे। ऐसे में नेहरू जी भारी इंजीनियरिंग उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, मशीन निर्माण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च पर बल दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा पर बल दे रहे हैं, बड़े बड़े बांधों के निर्माण पर बल दे रहे हैं। तो आज़ादी के बाद दो मॉडल थे, एक नेहरूवादी मॉडल और एक गांधीवादी मॉडल। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो मॉडल थे, एक पूंजीवादी मॉडल और एक समाजवादी मॉडल।
पूंजीवादी मॉडल ये कहता है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाओ, आप निजीकरण को बढ़ाओ, जिसकी लीडरशिप कर रहा था अमेरिका। जबकि समाजवादी मॉडल ये कहता है कि सारे उद्योग सरकार के अंतर्गत होंगे, यानी कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होगी। ऐसे में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, यानी कि निजीकरण को भी बढ़ावा दिया और राज्य के नियंत्रण को भी बढ़ावा दिया। अब ऐसे में जो बड़े बड़े उद्योग थे उनके लिए हमारे पूंजीपति लोगों पर इतनी पूंजी नहीं थी कि वो बड़े बड़े उद्योगों पर नियंत्रण कर सकें। इसलिए सरकार ने क्या करा, सरकार ने आज़ादी के बाद सारे बड़े बड़े उद्योगों को अपने नियंत्रण में ले लिया, यानी कि राज्य आधारित अर्थव्यवस्था चली गई, ताकि राजनीति का विकास हो सके, आर्थिक रूप से विकास हो सके, सामाजिक रूप से विकास हो सके। तो ऐसे में जब शुरुआत में विकास की राह पर हम आगे बढ़े तो हमने विकास के लिए एक आयोग बनाया, योजना आयोग, जो देश के विकास के लिए योजनाएं चलाएगा। और ऐसे में हमने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई। लेकिन इससे पहले कि हम देश के विकास की ओर बढ़ पाते, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आई। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल हो गई। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और डामाडोल हो गई। 2 बड़े नेता मर गए उसी दौरान। जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ तो 1964 में नेहरू जी मर गए। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री मर गए। 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री मरे, उसी के बाद देश में अकाल पड़ गया, तो हमें अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी। इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अदक्षता थी हमारी, बड़े पैमाने पर राजनीतिक भ्रष्टाचार था, इसने हमारी अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा रुद्ध रखा। यानी कि एक और तो हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाएं चला रहे हैं। ऐसे में दूसरी ओर आंतरिक व्यवस्थाएं और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं, ये हमें कहीं ना कहीं रोके रख रही हैं, तो हमारा देश विकास कर ही नहीं पा रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिन्होंने चलाई थी वो थे पीसी महालनोबिस। इसलिए हम दूसरी पंचवर्षीय योजना को नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसमें हमने ये बात की थी हम बड़े बड़े उद्योग की स्थापना करेंगे। ऐसे उद्योग की स्थापना करेंगे, जर्मनी से सहायता मांगी गई, रशिया से सहायता मांगी गई, ब्रिटेन से सहायता मांगी गई, और भारत में बड़े बड़े स्टील आयरन प्लांट लगाए गए, और ये सारे राज्य के अंतर्गत। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक था, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषणों को ख़त्म करना। जो हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हो गई है, उस कमी को ख़त्म करना, देश की अर्थव्यवस्था में जो मंदी आई उस मंदी को ख़त्म करना, समाज में जो अशांति फैल रही है उस अशांति को ख़त्म करना, आर्थिक संकट जो हो रहा है उस आर्थिक संकट को ख़त्म करना। ऐसे में 1971 के चुनाव में नारा दिया जाता है गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाओ का नारा तो आपने दे दिया, लेकिन गरीबी हटाने के लिए आपने कुछ नहीं किया। हम वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाए खड़े हुए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार डामाडोल होती जा रही है, डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत होता चला जा रहा है। छोटे किसान छोटे होते जा रहे हैं और अमीर किसान और अमीर होते जा रहे हैं। क्या होगा? मंदी आएगी देश में, और जनता क्या करेगी? विद्रोह करेगी। यहाँ से यहाँ तक यही सब लिखा हुआ है। तो ऐसे में आज़ादी से लेकर 1980 तक लगभग हमारी अर्थव्यवस्था मिली जुली रही। एक और तो देश की सरकार विकास के लिए योजना आयोग बना रही है, पंचवर्षीय योजनाएं चला रही है, विदेशी ऋण मांग रही है, तो दूसरी ओर बाहरी युद्धों की वजह से, देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार की वजह से बड़ी समस्याएं मुँह बाएं खड़ी हुई हैं। अब क्या होता है, देश में विकास का तीसरा चरण शुरू होता है 1984 से, जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में हम पता है क्या कर रहे हैं, हम निजीकरण को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। देश में जो मंदी का दौर था उससे निपटने के लिए हम विश्व की ओर देख रहे हैं। ऐसे में 1991 में हम एक नीति अपनाएंगे, एलपीजी की नीति। एलपीजी मतलब उदारीकरण की नीति, निजीकरण की नीति और वैश्वीकरण की नीति। लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। तो निजीकरण, उदारीकरण और जो वैश्वीकरण है, इसकी नीति 1991 में अपनाते हैं हम। उस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं नरसिम्हा राव जी और गवर्नर हैं मनमोहन जी, इसलिए इसे राव मनमोहन मॉडल कहते हैं। तो 1980 के दशक के बाद जो हमने अर्थव्यवस्था अपनाई, उसमें हमने निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। इसमें हमने क्या करा कि लाइसेंसीकरण को ख़त्म कर दिया। पहले जो उद्योग के लिए सरकारी व्यवस्था थी, लाइसेंसिंग व्यवस्था थी, उसने कहीं ना कहीं क्या कर दिया था, उसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिया था। जो ही बंदा ज़्यादा रिश्वत दे रहा है उसी को टेंडर मिल रहे हैं। अब लाइसेंसी राज को ख़त्म कर दिया गया है ताकि उत्पादन में एक संतुलित प्रणाली का विकास हो सके। अब ऐसे में बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा दिया गया, बाहरी कंपनियों को आमंत्रित किया गया।
अंततः ये हुआ कि देश एक विकास की राह पर आगे बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन समस्या फिर भी रही है। आलोचक आज भी यही बात कहते हैं, मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये अपने आंसर में जरूर पॉइंट्स लिखें कि आलोचक ये कहते हैं कि उदारीकरण निजीकरण की वजह से एक और तो हम ये कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ा है, तो दूसरी ओर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों की छटनी हुई है। टेक्नोलॉजी आई है तो पहले वाले लोगों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, उन्हें बेरोजगार कर दिया गया, उन्हें कंपनियों ने हटा दिया। तो ऐसे में लोगों के जीवन स्तर में कमी आई है, समाज में असमानता फैली है, अमीर अमीर होते गए हैं, गरीब गरीब होते गए हैं, समाज में न्याय की स्थापना नहीं हो पा रही है, लोगों के कल्याण के प्रति सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। ऐसे में क्या हो रहा है, जीडीपी कम हो रही है, प्रति व्यक्ति आय कम है। एक और तो हम आंकड़े दिखाते हैं कि इस साल हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखते हैं तो लोगों की आमदनी और ज़्यादा घटी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे में हमें इन क्षेत्रों में सुधार करने होंगे। अगर हम इन क्षेत्रों में सुधार नहीं कर सके तो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर आंदोलन, हड़ताल और धरने प्रदर्शन हमें दिखाई देंगे। तो ऐसे में बात फिर से वही आती है कि क्या गांधीवादी आदर्शों की अनदेखी करके हमने एक सही कदम उठाया है? क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं? तो यदि क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से आगे बढ़ी है, तो सबसे पहले आप भारतीय अर्थव्यवस्था की कमियां बताइएगा पॉइंट टू पॉइंट, फिर सरकार के प्रयास बताइएगा और बाद में एक आलोचना कर दीजिएगा कि सरकार के प्रयास उतने सफल नहीं रहे हैं जितने उनसे आशा की जाती है। आगे चैप्टर में लास्ट क्रांति के बारे में बताया गया। हमने देखिए राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, हमने आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है। चैप्टर थोड़े लेंथी हैं। वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहिए कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या है? जन जन की भागीदारी। और आज़ादी के बाद से ही भारत ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर ध्यान दिया। एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहा भारत ने जिसमें असमानता बिल्कुल भी ना हो। इसके लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए, जहां आर्टिकल 14 से 18 समानता की बात करता है, जहां आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 अवसरों में समानता की बात करता है और 17 कहता है कि छुआछूत की समाप्ति और 18 कहता है उपाधियों का अंत। इसके साथ साथ हम बात करते हैं SC, ST और OBC की भी, जिन्हें आरक्षण के माध्यम से समाज में विकास करने की बात की गई है, ताकि समाज में सभी व्यक्तियों को एक दायरे पर ला दिया जाए, ताकि समाज का निर्माण, ऐसे समाज का, भारतीय समाज का निर्माण हो जो समानता पर आधारित हो। क्योंकि जब तक सभी लोग समान नहीं होंगे तब तक सही मायनों में हम लोकतंत्र की प्राप्ति नहीं कर सकते। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को हर एक स्थान पर, चाहे निजी स्थान हो, चाहे सार्वजनिक स्थान हो, समाज में, चाहे उसकी परंपराएं हो, चाहे सरकार में, कहीं पर भी हो, उसके अधिकार ना छीने। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अधिकार ना छीन पाए, कोई सरकार किसी व्यक्ति का अधिकार ना छीन पाए, कोई पंचायत किसी व्यक्ति का अधिकार ना छीन पाए, कोई जमींदार किसी व्यक्ति का अधिकार ना छीन पाए। इसलिए मौलिक अधिकार दिए हैं। और अगर मौलिक अधिकार छीनते हैं तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, आपको कानूनी पचड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों किया गया ये इसलिए किया गया ताकि समाज में समानता की स्थापना हो सके, समाज में सही मायनों में लोकतंत्र की स्थापना हो सके। पिछड़े हुए लोगों को SC, ST, OBC के माध्यम से समान लाने की बात की गई। इतना ही नहीं, संविधान ने सामाजिक सांस्कृतिक समानताओं को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को सांस्कृतिक बंधनों से मुक्त किया है। उन तमाम परंपराओं को खत्म करने की बात की गई है जो परंपराएं देश के विकास में बाधा बन चुकी थीं। इसके लिए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व लगातार वर्क कर रहे हैं। लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया, यानी कि वोट डालने का अधिकार दिया गया। शुरुआत में इसकी जो उम्र थी वो 21 साल थी और अब 18 साल घटाकर कर दी गई है 89 में। तो कहीं ना कहीं सामाजिक समानता के लिए लगातार रूल रेगुलेशन की बात की गई है। आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे तो मैं ऑलरेडी प्रस्तावना में सब चर्चा कर चुका हूँ कि किस प्रकार से नीति निर्देशक तत्व कार्य करते हैं, मौलिक अधिकार कार्य करते हैं। ये सब बात हमने शुरुआत में चैप्टर में कर ली है। यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ोगे तो जो मैंने अभी आर्टिकल की बात की, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, यहाँ पर वही चर्चा की गई है। SC, ST, OBC के लिए सीटें जो आरक्षित की गई हैं, सरकारी नौकरियों में जो उनके लिए स्थान दिए गए हैं, संस्थाओं में कोटा निर्धारित किया गया है, बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप दी जा रही है, कम ब्याज दरों पर कर दिए जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ऋण दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों दी जा रही है, कानूनी सहायता क्यों दी जा रही है? ताकि समाज में अन्याय ना हो,
समाज में सही मायनों में हम लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकें। ऐसे लोग जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें भी शिक्षा के माध्यम से समाज के अन्य लोगों के बराबर लाया जा सके। तभी सही मायनों में हम लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे, तभी सही मायनों में हम एक सामाजिक क्रांति ला पाएंगे। तो आई होप सो आप डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ लिख देंगे। एंड में चैप्टर का ओवरव्यू दिया गया है, एक विहंगावलोकन दिया गया है, जिसे पढ़ने के बाद आप सारे चैप्टर को समझ सकते हैं, जिसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र, शासन व्यवस्था और सरकार, जहाँ पर इससे संबंधित परियोजनाएं नहीं होंगी वहाँ पर लोगों में असंतोष होगा। यानी कि जिस देश में समाज को चलाने के लिए, राजनीति को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सही रूल और रेगुलेशन नहीं होंगे, सही संस्थाएं नहीं होंगी, उस देश में समाज में असंतोष होगा। वहाँ पर आंदोलन होंगे, वहाँ पर धरने होंगे, वहाँ पर हड़ताल होंगे। देश में भी हमारे ऐसा हुआ, जैसे कि गुजरात आंदोलन, बिहार आंदोलन, संपूर्ण क्रांति जिसे हम कहते हैं, आज़ादी के बाद भूदान आंदोलन, ऐसे भारत में कई आंदोलन हुए हैं। जब जब देश ने विकास किया है तो पर्यावरण को बचाने के लिए भी कुछ लोगों ने आंदोलन किए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा है। क्योंकि लोकतंत्र ये कहता है कि यदि सरकारें आपके हिसाब से कार्य नहीं कर रही हैं तो आप सरकार के विरुद्ध भी जा सकते हैं, लेकिन सरकार के विरुद्ध जाने का तरीका कौन सा हो, तो उसी की चर्चा इस किताब में आगे की जाएगी कि वो तरीका होना चाहिए गांधीवादी, वो तरीका होना चाहिए शांतिवादी, वो तरीका होना चाहिए अहिंसकवादी। आगे चैप्टर में निष्कर्ष दिया गया है। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। चैप्टर में जो प्रश्न है, अगर आपके पास किताब होगी तो आप उन प्रश्नों को देखेंगे तो क्वेश्चन होगा कि गांधीवादी जो दृष्टिकोण है वो नेहरूवादी दृष्टिकोण से कैसे भिन्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं आप सामाजिक क्रांति से क्या समझते हैं, नेहरू जी ने इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई। अगला क्वेश्चन है, राज्य नियोजित आर्थिक विकास की समस्याओं का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जब देश स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास की रणनीति अपना रहा है तो देश के सामने क्या समस्याएं आ रही हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं, ये कितनी सफल सिद्ध हुई हैं। और पांचवा, भारत में सामाजिक क्रांति की उपलब्धियां और कमियां बताइए। तो आई होप सो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। वीडियो समझ में आई या नहीं आई ये जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, द बुक सोसाइटी के नाम से। चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे सेकंड चैप्टर में।